Hello everyone, I'm Aditya, your educator. Welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। इसके साथ ही साथ मैंने एक नई सीरीज लॉन्च की है 30 मिनट कैप्सूल। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे बड़े पढ़ना थोड़ा सा कम चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपके कम समय में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसलिए मैंने एक सीरीज लॉन्च की है 30 मिनट कैप्सूल। इसमें क्या होगी चीज़ें कि आपको हर चैप्टर 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में बड़े से बड़ा चैप्टर आपको 30 मिनट में मैं एक इस तरह से आपके सामने रख दूंगा कि आपकी जो चीज़ें हो जाएगी उस चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी उस चैप्टर के साथ कराते जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, क्या आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, पूरे के पूरे 30 मिनट देखें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको अगर थोड़ी सी भी बेनिफिट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल मेरा है, आपका नहीं है। ये चैनल हमारा है, ये हमारा परिवार है, इस परिवार को बड़ा करना है, और ये आपकी शेयरिंग और आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं हर रोज एक वीडियो डाल सकूं आप लोगों के लिए 30 मिनट कैप्सूल्स के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैंने इस चैप्टर में जो आपके नए रिवाइज 2020 का सिलेबस आया है, जो कि कोरोना के कारण थोड़ा सिलेबस कम है, उस हिसाब से मैंने इस चैप्टर को डिजाइन किया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। तो जो लोग इस साल 10th क्लास की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टोरी ऑफ बेल्जियम, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोलिज्म इन श्रीलंका, फिर हम लोग पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो सबसे पहले देख लो, बेल्जियम के बारे में जानेंगे, फिर श्रीलंका। दो कंट्री के अकॉर्डिंग, बेसिकली इन दो कंट्री के अकॉर्डिंग ही एक एक एग्जांपल देकर के बताया गया है कि कैसे पावर को शेयर करके कोई भी चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं से आप लोग को बताऊं, जैसे आप लोग अपने भाइयों के साथ लड़ रहे हो, अपने सिबलिंग के साथ लड़ रहे हो एक चॉकलेट के लिए, कि भाई एक चॉकलेट है, पापा भाई एक चॉकलेट लेकर के आए या मम्मी एक चॉकलेट लेकर के आए। आप दोनों भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन लड़ रहे हो उस चॉकलेट के लिए। अब पापा बीच में आते हैं और चॉकलेट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक आपको देते हैं और एक आपके भाई को दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रही है कि आपके बीच की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पावर शेयरिंग इज सेम लाइक दैट चॉकलेट। पावर शेयरिंग में क्या होती है, जैसे मान लो चॉकलेट में यहां क्या किया, यहां लड़ाई क्या चीज की थी आपके बीच, आपके भाइयों के बीच में चॉकलेट की लड़ाई थी। तो चॉकलेट की लड़ाई में चॉकलेट को शेयर कर दिया गया, बांट दिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट जो थी, लड़ाई जो थी वो खत्म हो गई। वैसे कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर किसी चीज के लिए लड़ाई हो तो उस लड़ाई को अगर हम शेयर कर दे, यानी कि जिस चीज की लड़ाई हो उस चीज को अगर हम शेयर कर दे, जैसे यहाँ पे पावर की बात हो रही, तो पावर के लिए अगर लड़ाई है तो उस पावर को अगर हम शेयर कर दे, जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं उस पावर के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। तो दो एग्जाम्पल हमारे इस बुक में दिए गए हैं, पहला एग्जाम्पल बेल्जियम का, दूसरा श्रीलंका। तीसरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि श्रीलंका में क्या कंडीशंस थी, चौथा हम लोग जानेंगे बेल्जियम में क्या कंडीशंस थी, फिर हम लोग जानेंगे भाई पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। बहुत सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आएगी कि जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, कितने टाइप के, कितने तरह के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्टोरी ऑफ बेल्जियम। स्टोरी ऑफ बेल्जियम की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो बेल्जियम भाई साहब एक कहां पे है, यूरोप में एक छोटा सा देश है, बड़ा छोटा सा देश है। मतलब समझ लो कि अपने भाई क्या पता अपने पूर्वांचल, अपने वेस्टर्न यूपी के इतना बड़ा है भाई, अपने वेस्टर्न यूपी के इतना बड़ा, या फिर मान के चलो ना दिल्ली हरियाणा के इतना बड़ा, समझ लो हरियाणा के इतना बड़ा, हरियाणा जो अपना स्टेट है उसके इतना बड़ा एक छोटा सा देश है अपना बेल्जियम, ठीक है, जो कहां पे, कौन से कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसका उसका अराउंड सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन है। समझ लो 1 करोड़ पॉपुलेशन, भाई साहब अपने दिल्ली की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, समझ रहे हो, और यहाँ की पॉपुलेशन पूरे देश की 1 करोड़ पॉपुलेशन है। तो समझ लो भाई कि वहाँ की कंडीशन समझ लो क्या है, कि भाई यूरोप की एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन महज 1 करोड़ है, ठीक है। लेकिन वहां पे लोग किस टाइप के रहते हैं, वहां की एथनिक, एथनिक बेसिकली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कंपोजिशन, जैसे कि एथनिक, हम कौन से एथनिक के, जैसे हम हिंदुइज्म एथनिक टाइप के हो गए, रिलीजन एक एथनिक इस टाइप के, इंडियन एथनिक, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में होते हैं आपके एक नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो एक टाइप के हो गए, साउथ इंडिया के एक टाइप के, नॉर्थ ईस्ट हमारे कुछ दूसरे टाइप के दिखते हैं। तो एथनिक बेसिकली देखा जाए तो वहां पे बहुत सारा एथनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि 1 करोड़ में ही बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब इस टाइप की डाइवर्सिटी जो क्या ही बताओ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसी एथनिक है। तो देख लो, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से अराउंड 59% जो है दे आर बेसिकली डच स्पीकिंग, ठीक है।
और 40% जो है दे आर फ्रेंच स्पीकिंग। इतना समझना ध्यान से कि भाई साहब 100% वहां की आबादी जो है 100% में से 59% जो है वो डच स्पीकिंग है। डच स्पीकिंग मतलब कि नीदरलैंड्स में डच लैंग्वेज बोली जाती है, और 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ध्यान रखना पूरे कंट्री के कंपोजिशन। हम सब लोग सर बचा हुआ 1% क्या है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि बचे हुए 1% जो है जर्मन पॉपुलेशन है, जो लिखा भी हुआ है जर्मन पॉपुलेशन है। हाँ, इसी के साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर दे रखा है, मैं फिर से बार नंबर बोल देता हूं 9891212549। इस नंबर पर आके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम, अपने क्लास का नेम और अपने स्कूल का नेम। मैं पीडीएफ जो है आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं। इसके साथ ही साथ मैं क्लास 10th की बैच भी चलाता हूं, पर्सनल बैच भी चलाता हूं। अगर आपको पर्सनल पढ़ना है मुझसे तो शाम में 7:30 बजे जूम क्लास में मैं लाइव क्लास भी देता हूं। 30 डेज डेमो फ्री है, याद रख लो भाई, फिर से सुन लो, 30 डेज डेमो फ्री। आजकल कोई भी टीचर 1 या 2 डेमो से ज्यादा फ्री नहीं देता फॉर क्लास 10th के लिए, सिर्फ क्लास 10th के लिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड है, इसीलिए मैंने 30 डेज डेमो फ्री दिया है। और अदर क्लासेस के लिए 2 डेमोज फ्री है, ठीक है। सिर्फ क्लास 10 के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए 30 डेमोज फ्री है। तो हम बात करते हैं भाई 100% में से जो 59% है दे आर डच स्पीकिंग, एंड 40% दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और रेस्ट ऑफ द 1% इज जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो ये थी वहां की कंपोजिशन। लेकिन कैपिटल, जो वहां की कैपिटल की कुछ अलग कंपोजिशन थी। कैपिटल जो है बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां की अलग कंपोजिशन थी। वहां पे 80% फ्रेंच लोग थे और सिर्फ 20% डच लोग थे। पूरी कंट्री में फ्रेंच कम थे, 40% ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंच तो फ्रेंच कम थे। डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में 59% थे। लेकिन कैपिटल, आपको पता होगा किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है। इसका मतलब ये इससे हमें पता चलता है कि कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे, यानी कि फ्रेंच जो थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा डेवलप थे, लेकिन वो कंट्री में कम थे। सारे रिसोर्सेज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पास थे, लेकिन कंट्री में वो कम थे। और कंट्री में जो मेजोरिटी में थे, मेजोरिटी यानी कि जो ज्यादा नंबर से, हमारे इंडिया में मेजोरिटी में कौन है, हिंदू है। माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं। तो मान के चलो कि इंडिया के कंडीशन से मैं बताता हूं, इंडिया में मान के चलो माइनॉरिटी है, जैसे मान लो मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स के पास सारी ज्यादातर पावर मुस्लिम्स के पास आ जाए तो हिंदुओं को बुरा लगेगा, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में। वही सेम चीज यहां पे हो रही थी कि मेजोरिटी में थे डच स्पीकिंग पीपल, माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, लेकिन कैपिटल, कैपिटल जो वहां की थी, कैपिटल पे तुम्हारा 80% जो कैपिटल का रिसोर्स था उस पे फ्रेंच लोगों का कब्जा था। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंच लोगों के पास रिसोर्स थी, तो डच लोगों को जो मेजोरिटी में थे, जो ज्यादा नंबर में थे पूरे कंट्री में, उनको बुरा लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। तो ये थी बेसिकली इसकी कहानी, बेल्जियम की कहानी, कि वहां पे कैसे सिचुएशन हो रहे थे, क्या सिचुएशन हो रहे थे, कहां सिचुएशन थे। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, वही जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ्रेंच ऊपर थे और ये लोग नीचे, एजुकेशन में भी वो लोग काफी फ्रेंच ऊपर थे, वो कम होने के बावजूद भी। और ड्यूरिंग 1950 और 1960 से टेंशन जो था वो दोनों के बीच में काफी बढ़ता गया। अब इससे पूछा गया क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन से ये आ सकता है कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट लोग आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे वहां पे, तो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। फ्रेंच स्पीकिंग 40% थे, कैपिटल में 80% थे। डच स्पीकिंग कितने थे, डच स्पीकिंग 59% थे, कैपिटल में 20% थे, और रेस्ट 1% कौन से, तो जर्मन थे। सिर्फ इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रिटन फॉर्म में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान के चलो कि भाई आप बताओ भाई कि ये जो है सारी चीजें कि वहां पे क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम आप लोगों को मैंने समझा ही दिया कि सारे रिसोर्सेज फ्रेंच के पास थे, डच के पास कम रिसोर्सेज, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को पैदा दे रही थी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स में कमेंट एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। तो ये थी कहानी हमारे बेल्जियम की। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका की। श्रीलंका के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आप सबको पता ही होगा, हमारे भारत का पड़ोसी देश है, जस्ट नीचे है इंडियन ओशन में एक कंट्री है श्रीलंका, जो कि आइलैंड देश है, जो कि साउथ ऑफ इंडिया है। यहाँ की बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन, अब बोलोगे सर कैसी डाइवर्स पॉपुलेशन, तो ध्यान से समझो श्रीलंका की क्या पॉपुलेशन है। तो मेजर स्पेशल ग्रुप्स आर सिन्हाला। सिन्हाला जैसे मान के चलो कि वहां की जो 100% आबादी है उसमें 74% जो है पॉपुलेशन वो सिन्हालाज है, और 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल्स है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो 6% है वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है। तो देख लो कुछ इस टाइप का मैं बता देता हूं आप लोग को। एक बार मैं थ्योरी बता देता हूं, फिर मैं आप लोग को एक जगह डाटा फैक्ट बता दूंगा।
अब इस 18% जो तमिल्स हैं उसमें से भी जो श्रीलंकन तमिल्स है 13% और रेस्ट ऑफ 5% कौन है, इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, तो एक डेटा मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा मैं मोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को चीजें अच्छी हो। देख लो, जैसे ये 100% पॉपुलेशन को मान के चलो, इसमें जो हमारा है 74% क्या है, हमारे 74% क्या है हमारे, तो 74% है हमारे सिन्हालाज, और बचे हुए तुम्हारे कितने हैं, बचे हुए तुम्हारे कितने 18%, 174% सिन्हालाज, और बचे हुए 18% कौन से, तमिल्स। अब इस 18% में भी तुम्हारे 13% है श्रीलंकन तमिल और 5% है तुम्हारे इंडियन तमिल। ठीक है, और बचे हुए जो इस समय से बचता है जो कि 6% है, जो कि 6% बच रहा है, 6% है हमारे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन। तो ये सीक्वेंस है श्रीलंका की, सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सिंपल से, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से बस दिमाग में रख लो कि भाई श्रीलंका कंपोजिशन है 74% सिन्हालाज है, तमिल्स है वहां पे 18%, तमिल्स भी दो पार्ट में डिवाइड है, श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल तुम्हारे 5%, और रेस्ट ऑफ द 6% है तुम्हारे कौन से, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। अब हो क्या रहा था वहां पे, कि अब देखो हो क्या रहा था वहां पे, कंपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हो क्या रहा था वहां पे, इसके बारे में जानते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो कौन थी, ऑब्वियस सी बात है सिन्हालाज थे, तो सिन्हालाज वाले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो क्या करना चाह रही थी, सिन्हालाज की सुप्रीमेसी को वहां पे जबरदस्ती थोपना चाह रही थी। मतलब कि जैसे मान लो सिन्हालाज जो है, सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे मान लो इंडिया में ही हिंदी को मान के चलो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग होती है, तो मान के चलो अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मेजोरिटी लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको जहां के लोगों को हिंदी नहीं आती, जैसे बंगाली, पंजाबी, गुजराती, साउथ के हमारे 4 स्टेट है, मलयालम, वहां पे जैसे केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश में आपके तेलुगु, तमिल में तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, गोवा में कोंकण, ये सब जितने भी लैंग्वेज वाले हैं, महाराष्ट्र में मराठी, ये लोग हिंदी इन लोग की कमजोर थोड़ी होती है, तो इन लोग को बुरा लगेगा। वैसे ही क्या हो रहा था, सिन्हालाज जबरदस्ती क्या कर रही थी, सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज डालना चाह रही थी, कारण वहां के लोग जो है परेशान हो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था। इसके अलावा सिन्हालाज को सिर्फ ओनली लैंग्वेज, एक लैंग्वेज करो कोई दिक्कत, जैसे हिंदी को यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज आप डाल दो, लेकिन दूसरी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में डाला गया है, लेकिन ये जबरदस्ती सिन्हालाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हालाज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज को आप डाल ही नहीं सकते, ऐसा वो लोग डाल रहे थे। तो गवर्नमेंट फॉलो पॉलिटिक्स वगैरह जो है फेवरेटिज्म कर रहे थे सिन्हालाज को, सिन्हालाज लोगों को ज्यादा फेवरेट कर रहे थे, और इन सब चीजों के कारण क्या हो रही थी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही थी। और दी डिसीजन, जैसा मैंने लिख रखा है, दी डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल जो कि माइनॉरिटी में थी, जो कि कम नंबर में थी, उनको बुरा लगने लगे, भाई साहब हमारे साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, सिन्हालाज जो ज्यादा मेजोरिटी में वो आ गए और हमारे जितने भी राइट्स वगैरह हैं सबको खत्म करना चाह रहे हैं। उसके अलावा एक कंपोजिशन ये भी है कि श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टी, उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, क्या भाई कुछ तो करना होगा इससे लड़ने के लिए, जो सिन्हालाज जो है बेसिकली इनके ऊपर इतना सारा प्रॉब्लम्स डाल रहे, अपनी जो कल्चर उसको जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं इनके ऊपर, और बोल रहे हैं कि तुम अपनी कल्चर को छोड़ दो, हमारे कल्चर को अपनाओ, तो जबरदस्ती इनके ऊपर इंपोज करना चाह रहे हैं, तो ये लोग भी कुछ करेंगे ना। इन लोगों ने क्या किया, तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्चेस पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो बेसिकली किस चीज के लिए पार्टी लॉन्च किया, तो तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज को फिर से, तमिल लैंग्वेज को मतलब कि फिर से श्रीलंका में या तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको हिंदी आता है उसके लिए तो हिंदी, जिसको हिंदी नहीं आता वो इंग्लिश में अपनी बातें रख सकता है। तो वैसे ही वहां पे ये लोग बोले थे तमिल को भी रखो भाई, अब हमें सिन्हालाज नई लैंग्वेज सीखना हमारे लिए मुश्किल है, सीधी बात है, तो तमिल्स को भी रखो। तो इस तरह से वो लोग डिमांड करने लगे भाई तमिल्स के लिए, और साथ ही साथ जितने भी सिन्हालाज थे उन लोगों को फेवरेटिज्म, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, फेवरेटिज्म था, वहां की जो गवर्नमेंट थी उनको फेवरेटिज्म करती थी। ये लोग बोलते थे भाई जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स और जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें हमें भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, और इस तरह से वहां की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। आप लोग, आई होप कि आप लोग वहां की कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे होंगे। इन 1980s में बहुत सारे सिविल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्म जो कि आर्म और इंडिपेंडेंट तमिल, ये लोग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में थी। नॉर्दर्न श्रीलंका बेसिकली आप लोग देखोगे तो इंडिया ये है, श्रीलंका कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से श्रीलंका, इस टाइप से। तो नॉर्दर्न पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट दिख रहा हो, ये वाला पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट में जो दिख रहा हो, जिसको मैंने शेडेड किया है, ये वाले पार्ट में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगी श्रीलंका के, और इस तरह से क्या हुई थी वहां पे सिविल वार। सिविल वार टर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविल वार। तो सिविल वार बेसिकली अ वार इन अ कंट्री, बेसिकली खुद के लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं सिविल वार। जैसे कि इंडिया में मान के चलो, इंडिया में नेक्सलाइट्स हैं, नेक्सलाइट्स
इंडियन ही है और हमारी आर्मी से लड़ते हुए, दोनों इंडियन है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिविल वार, यानी कि गृह युद्ध इसका हिंदी होता है, यानी कि घर में ही लड़ाई जो हो रही है उसको हम लोग कहते हैं सिविल वार। आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे मार्वल के फैन हो गए, ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी रखी होगी वो एवेंजर्स सिविल वार्स। उसमें क्या होता है, जितने भी मार्वल होते हैं, जितने भी आपके स्टार्स होते हैं, आपस में ही लड़ते हैं ना सिविल वार में, तो बस वही है सिविल वार, यानी कि अपने ही लोग जब आपस में लड़े तो दैट इज नोन एज सिविल वार। इन्फिनिटी वाला याद कर लो, वो मार्वल का सीरीज आती है, मैंने नहीं देखी, मैं उतना फैन नहीं हूं, बट मुझे इतना पता है, ठीक है। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होगे। अगर नहीं समझ रहे हो, कुछ भी डाउट्स है आपके, तो कमेंट बॉक्स अपने क्वेश्चन जरूर डालें, मैं विद इन एज सुन एज पॉसिबल आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, चैटेज की। वहां पे अब बेल्जियम में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। यहां तो हमने श्रीलंका को देख लिया, श्रीलंका में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन बेल्जियम में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ध्यान से देखो। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, बदलाव। कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें आ रही है उसको अमेंड करके नई चीजें लाई। जैसे हमारे इंडिया में 370 कश्मीर में था, उसको अमेंड करके हटा दिया गया, तो वैसे ही वहां पे भी अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट मतलब कि चेंज, लिख लेना, अमेंडमेंट मतलब कि चेंज। इसमें क्या हुआ था कि सारे लोगों को एक लिव टुगेदर, सारे लोगों को साथ रहने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई। तो वो पॉलिसीज क्या क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर देयर लिविंग टुगेदर पॉलिसी। तो एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, एक बेल्जियम मॉडल आया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बेल्जियम मॉडल, राइट द फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। तो इसका आप लोग लिखोगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें क्या किया गया कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि मान के चलो, पहले क्या होता था कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो थे आपके कितने, वो कम थे, डच स्पीकिंग ज्यादा थे। लेकिन अब क्या नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया कि भाई साहब, हाँ मैं आपको बता, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे रिसोर्सेज पे कब्जा किनका था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहां पे आपके लगभग 40% ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी अराउंड 80% जो था वो कब्जा, जितने ऑफिशियल्स है, रिसोर्सेज है, उस पर फ्रेंच स्पीकिंग का था। तो इसको बदल करके लाया गया क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में इक्वल होगा, इक्वल पावर शेयरिंग होगा, मिनिस्टर्स जो होंगे दोनों के इक्वल होंगे। तो इस तरह से चीजें क्या हुई कि दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगला इन्होंने क्या किया कि मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। इससे पहले क्या होता था कि वहां की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वहां पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वहां पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। इससे क्या हो रही थी समस्या, सबसे बड़ी समस्या इससे क्या हो रही थी कि वहां के लोगों के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा था। वो फ्रेंच जो था वो अपने हिसाब से डोमिनेट करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है डच लोगों को बुरा लगता था। अब क्या कर दिया गया कि आप कैपिटल में रहो, कहीं भी रहो, तो कैपिटल जो सेंट्रल है, सेंट्रल कहां से होती है, कैपिटल इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो हमारा पीएमओ ऑफिस ये सब कहां है, दिल्ली में ही है। तो वैसे ही वहां पे क्या हो रही थी कि सारी चीज जो कैपिटल की सेंटर से तय हो रही थी उसको बोल दिया गया कि अब स्टेट से भी तय करो। अगला चीज जो है, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिजर्वेशन। अब देखो ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल थी, वहां पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे, मैंने आप लोगों को बता रखा है 80% वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% आपके डच स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि भाई साहब अब दोनों के बीच में 50% करके पावर बांट दी गई ब्रुसेल्स में भी। और देयर इज ऑल्सो प्रोवाइड अ कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसके अलावा क्या चीजें कर दी गई, देयर इज वहां पे भी कम्युनिटी जो थी गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज जो डिमांड करते थे वो लोग उसको कलेक्ट करते थे। और कम्युनिटी जो थे, अलग अलग कम्युनिटी, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, जो बेसिकली होता कैसे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को बचाएंगे, डच स्पीकिंग अपने लैंग्वेज कल्चर को बचाएंगे, और दोनों के बीच में एजुकेशन फॉर्म में, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में, कल्चर के फॉर्म में एक बराबरी और पावर को बांट दिया गया। जिसके कारण क्या हुई थी कि दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी जो अब खत्म हो गई, जो कि श्रीलंका में नहीं ये लोग किए, तो श्रीलंका में रिजल्ट इन सिविल वार, वहां पे सिविल वार हो जाती है। लेकिन बेल्जियम में जो कि इन लोगों को ये लोग सॉल्व कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो रही थी चीजें कि अब सॉल्व हो रही थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका और बेल्जियम का जो केस स्टडी है इससे आप क्या समझते हो। तो इससे आप यही समझना कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग यूज नहीं किया गया, जिसके कारण उसके रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पे सिविल वार हो गई, जबकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग को अच्छे से इस्तेमाल किया गया, जिस कारण क्या हुई कि वहां की जो
रिसोर्सेज है, वहां के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं और सिविल वार नहीं हुआ और आपस में मिलजुल के आज बेल्जियम वन ऑफ द अच्छी कंट्री में माना जाता है। बेल्जियम आता है अच्छी कंट्री में, वर्ल्ड के यूरोपियन कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री में, जीडीपी वीडीपी वहां की काफी अच्छी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पर स्टार मार्क लगाओ, तो ध्यान से समझना इस चीज को। बहुत ही वीवीवीवीवीआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, डिजायरेबल जरूरत क्यों है पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग इज गुड, पॉइंट नंबर 1 याद रखना, एग्जाम में आप लोग लिखोगे, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यानी कि जैसा हम लोग बेल्जियम में देखते हैं कि पावर शेयरिंग से क्या होती चीजें कि लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों के बीच जो लड़ाइयां होती है, उस लड़ाइयों को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उस लड़ाइयों को क्या हम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पावर शेयरिंग, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, तो चॉकलेट बांट देने से क्या हुआ, आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में, आपके भाई या बहन या फिर आपके बहन के बीच में लड़ाई जो होने वाली थी, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट थी, वो खत्म हो गई। तो ऐसे ही पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट चीज क्या है कि भाई पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट, पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या हो रहा था कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये क्या होता है, ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी रहता है, क्योंकि इसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। पावर शेयरिंग अगर ना हो तो क्या होती है चीजें, सिर्फ एक लोग, एक पार्टिकुलर ग्रुप्स का, एक पार्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंट होता है, एक पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप का डोमिनेंट होता है। लेकिन पावर शेयरिंग से क्या हो रही है चीजें कि अब डेमोक्रेसी आ गया, डेमोक्रेसी मतलब कि हर लोग अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें देते हैं, दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effect। यानी कि पावर शेयरिंग से क्या होता है कि डेमोक्रेसी को लोग चुनते हैं, उसके अलावा जो लोग उसके अंदर रहते हैं, जैसे कि बेल्जियम में ही फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और 1% जो जर्मन स्पीकिंग था, तीनों साथ रह रहे थे पावर शेयर करके, तो तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई और तीनों को लग रहा था कि ये हमारी गवर्नमेंट है, हम इसको चुन के आए हैं, और सब अपना अपना उसको देश को मान रहे थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, and power sharing is very spirit of democracy. A democracy rules involve sharing power with those affected by exercise and who have to live with effect। तो 2 पॉइंट हो गया कि ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है। तो ध्यान से ये पॉइंट को आप रट लो। बेसिकली मैं कोशिश करता हूं कि मैं जब पढ़ाऊं आपको तो आपको 80% चीज वहीं पे याद हो जाए, बाकी 20% आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूं, इस नोट्स को जरूर आप लोग लेना, क्योंकि इस नोट्स को लेने से आपका रिवीजन सही हो जाएगा। अब इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर शेयरिंग के 4 टाइप होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो दे आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान से रखना कि 4 तरीके के पावर शेयरिंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, वन बाय वन हम उसको करते हैं। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बट मोस्टली दे आर फॉर 4 फॉर्म्स, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। तो पहला फॉर्म क्या है, तो ध्यान से रखना, पहला फॉर्म है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता होगा कि एक पार्ट बाय पार्ट चीजों को बांट दिया जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। इंडिया में आप सबको पता ही होगा कि पावर शेयर है, यानी कि पावर जो शेयर है बिटवीन थ्री एग्जीक्यूटिव, बेसिकली 3 जो ऐसी चीज है, 3 ऐसी चीज के बारे में पावर शेयर है, 3 ऑर्गन्स ऑफ पावर गवर्नमेंट, जो कौन सा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आप सबको पता होगा जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो हमारे एमपी एमएलए हैं, या हमारे जुडिशरी है, कोर्ट है, ये सारे तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तीनों के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में कोई चीज है तो कोर्ट में भाई कोई बंदा आया, कोई एमपी है या फिर कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर आया कोर्ट पे बोला अरे भाई तुम मेरे हक में फैसला दो, ऐसा तो नहीं होता ना हमारे देश में। कोर्ट में ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो इसी तरह हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होगा कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको दिमाग में रखिएगा। एग्जांपल याद कर लीजिए इंडिया, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगला है हमारा वर्टिकल, जिसको हम लोग कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल क्या होता है आप सबने पढ़ रखा होगा। फेडरल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर अमंग स्टेट एंड यूनियन, स्टेट और यूनियन, जैसे कि इंडिया में हमारे
स्टेट, जैसे आप लोग कौन से स्टेट में हो अपना कमेंट पहले करना, कौन कौन से सब स्टेट में हो उसके सीएम का नाम कमेंट करना, इतना मैं होमवर्क देता हूं। इसके अलावा जैसे कि मान लो मैं दिल्ली के हमारे कौन है सीएम, दिल्ली के हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। और इंडिया का पीएम कौन है, इंडिया के पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो ऑब्वियस सी बात है पीएम के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू सीएम के पास। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है कि पीएम और सीएम दोनों के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में क्या होती है, यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएस के जो स्टेट्स हैं वो यूनाइट होकर के एक कंट्री का फॉर्म करते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है, इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कहते हैं भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें क्या हो रही थी चीजें, इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रही थी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि पावर जो है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि स्टेट और यूनियन के बीच में पावर जो है शेयर है, इक्वल शेयर है। इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट, जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप होती है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप होती है, एक कंट्री की और एक उसके स्टेट्स की। तो याद रखिएगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंट लेवल्स। और इसमें क्या था हॉरिजॉन्टल में, पावर कैन बी शेयर एट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये शब्दों का खेल है, ये है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये और नीचे वाले में था वर्टिकल में डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑर्गन्स और लेयर्स, बस दो वर्ड का डिफरेंस है। अगला है हमारा पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक। अब पावर जो होता है उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में भी, जो कि रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेस पे बटे हो। जैसे कि हमने बेल्जियम में बेस्ट एग्जांपल देखा कि वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और हमारे वो डच स्पीकिंग पीपल जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बटे हुए थे, उनके बीच में पावर को शेयर करके एक अलग अच्छा गवर्नमेंट बनाया गया उसको, और इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेल्जियम आप सबने पढ़ रखा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब आप लोग अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टी। अब देख लो, पावर को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो पावर को हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। और देखो जैसे कि मान के चलो किसी एक पॉलिटिकल पावर है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पावर पार्टीज में अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो उसके बीच में अगर पावर को शेयर कर दिया जाए तो चीजें जो थी हमारी आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया चॉकलेट का, आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि आप और आपके भाई चॉकलेट के लड़ रहे हैं और आपके पापा या मम्मी आके चॉकलेट को बांट के आप दोनों में बांट देते हैं, तो दोनों के बीच लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं रिव्यू कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं, देयर आर आपका जो ये तीन फॉर्म है वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और फेडरल। ये हॉरिजॉन्टल, फेडरल और ये आपका ये जो है बेल्जियम जिसका एग्जांपल है, जिसमें मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे पावर को शेयर किया जाता है और रिलीजन बेस्ड पे। ये चारों आपको याद करना है ढंग से। इसके अलावा आपको वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेज है। और बाकी के ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा 9891212549। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आपको चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी और आप चीज़ों से अच्छे से उनको समझ पाओगे। इसके अलावा क्रैक इट विद आदित्य आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे बेसिकली आप लोग यूट्यूब पे ऑब्वियस सी बात है वीडियो है, तो आप दोस्तों को बोलना क्रैक इट विद आदित्य यूट्यूब पे सर्च करने के लिए, तो वहाँ से आपको ये चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके सवाल हो उस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं क्लास 10th की 30 डेज डेमो फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग आइए, डेमोज फ्री है, आप लोग आइए। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग रहिएगा, नहीं पसंद आए तो नहीं पसंद आने का सवाल ही नहीं, आप लोग बस आइए। आप लोगों को पसंद आएगी इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ, 100% गारंटी। और दूसरे क्लास के लिए, फॉर अदर क्लासेज के लिए टू डेमोज फ्री है। मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सबके लिए है। तो ये वीडियो को आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं और आपको अगला कौन से चैप्टर में वीडियो चाहिए भी आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि मैं उस चैप्टर में वीडियो बना सकूं। तो चलिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड चैनल को मैं फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए और खुश रहिए आप लोग। और सारे यू ऑल आर टॉपर्स, आप लोग सारे टॉपर्स हैं, आप लोग सब क्लास 10th में अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। क्रैक इट विद आदित्य।